हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी कवर अप कर रहे हैं। ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो चुकी है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक हम आप कवर करेंगे। उनके वन बाय वन चैप्टर्स को हम देखेंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा हिस्ट्री से है, आवर पास्ट। चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे आज, फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर। एक चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। उसमें हमने किंगडम के बारे में पढ़ा था, मगध और वज्र किंगडम। इन दोनों किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था। अब इन किंगडम्स को एक्सपेंड करते करते कैसे एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, कैसे एक साम्राज्य स्थापित हुआ, उसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। रोशंस रुपी चैप्टर स्टार्ट होता है रोशन रुपी से। रोशन क्लच्ड द क्रिस्प नोट दैट हर ग्रैंडफादर हैड गिवन हर ऑन हर बर्थडे। रोशन के पास एक नोट था जो उसके फादर ने, ग्रैंडफादर ने उसको दिया था उसकी बर्थडे पर। एक क्रिस्प नोट मतलब एक बिल्कुल ताज़ा तरीन नया प्रिंटेड नोट था जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया, जिससे उसे वाइल शी बैडली वांटेड टू बाय अ न्यू सीडी, उसे एक नई सीडी खरीदनी थी। शी ऑल्सो वांटेड टू जस्ट सी एंड फील द ब्रांड न्यू नोट, और उसे देखना भी था कि नया नोट कैसा फील करता है और कैसा दिखता है, एकदम कड़क नोट। It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for, she wondered. देखिए सिंपल सी बात ये है कि नोट पे आपने बखूबी देखा होगा, उस पर एक एम्बलम बना हुआ होता है जिसकी इमेज आपको नीचे दिख रही है, जिसकी इमेज आपको ये दिख रही है। ये जो एम्बलम दे रखा है हमारा, इसको आपने बखूबी देखा होगा। आपने इसको सिक्के पर भी देखा है, आपने इसको नोट पर भी देखा होगा। तो इसी को देखते हुए रोशन के दिमाग में सवाल आया कि ये लायंस का क्या मतलब है। व्हाट वर द लायंस देयर फॉर, ये लायन क्यों बने हुए हैं। जो लायंस हम देखते हैं हमारे नोट और कॉइन्स पर, उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। उनको स्टोन्स पे कार्व्ड करा गया था एंड प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। सारनाथ के बारे में आपने पढ़ा है, कहाँ पर है सारनाथ आपका, जहाँ पर उपदेश दिया था बुद्ध जी ने अपना, गौतम बुद्ध जी ने जो अपनी टीचिंग्स दी थी सारनाथ में, वाराणसी के पास में, वहाँ पर ये है। और वहाँ पर एक स्टोन पिलर है और उस स्टोन पिलर के ऊपर जो है ये कार्व्ड स्टोन लायंस की शेप में बना हुआ है। ठीक है। Ashoka was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अशोका जो था वो बहुत ही एक ग्रेटेस्ट रूलर रहा है, बहुत ही प्रसिद्ध रूलर रहा है, बहुत ही शक्तिशाली रूलर रहा है। हिस्ट्री में हमने सभी जानते हैं, मूवी बनी है उसके ऊपर, अशोका के ऊपर। और उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इंस्क्रिप्ट करे गए थे पिलर्स के ऊपर, यानी जो पिलर्स थे उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। और इंस्क्रिप्शन लिखने का मतलब ये है कि पत्थर के ऊपर जो कार्विंग करी जाती है, पत्थर को कुरेद कर जो एक डिज़ाइन या जो राइटिंग्स लिखी जाती हैं उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। वो ऐसे पिलर वहाँ पे देखने को मिले हैं और वो रॉक सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पत्थर चट्टानों पे। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शन पर हम जाने कि उस पर क्या लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि क्यों उसके किंगडम को जो है वो एक एम्पायर कहा गया, उसकी साम्राज्य कहा गया, उसको उसके किंगडम को साम्राज्य कहा गया। जो एम्पर था दैट अशोका, द एम्पायर दैट अशोका ने जो रूल करा था वो फाउंडेड हुआ था उसके ग्रैंडफादर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के ग्रैंडफादर थे। करीब 2300 साल पुरानी ये बात है। चंद्रगुप्त जो था वो बहुत ही सपोर्ट उसे मिला था, उसे सपोर्ट मिला था एक वाइज मैन के द्वारा, एक इंटेलिजेंट पर्सन था जिसका नाम था चाणक्य, या हम उसे कह सकते हैं कौटिल्य। चाणक्य और कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त के एक गुरु थे, वो उनको सपोर्ट करते थे, उनको एडवाइसेस दिया करते थे। चाणक्य के कई सारे आइडियाज़ जो हैं वो हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें उसके बहुत से आइडियाज़ चाणक्य के जो है वो हमें लिखे हुए मिलते हैं। डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी क्या होती है, जब मेंबर सेम फैमिली के जो होते हैं वो रूलर बनते हैं एक के बाद एक, उसे हम कहते हैं डायनेस्टी। आपने बखूबी सुनी होगी, आपने हिस्ट्री अगर देखी होगी थोड़ी बहुत तो मुगल डायनेस्टी सुनी होगी आपने। तो वो एक पूरी एक डायनेस्टी चलती चली आती है शुरुआत से लेकर, पहले बाप, उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो एक फैमिली जो होती है वो रूलर्स बन जाती है। मौर्याज वो एक डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट डायनेस्टी थी, वहाँ से स्टार्ट हुई और 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स निकल कर आए उसके, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसारा और बिंदुसारा का बेटा अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो हो गया वो दादा हो गया अशोक का, और अशोक के फादर थे बिंदुसारा। ठीक है, डायनेस्टी समझ में आ गई होगी। कई सारी सिटीज़ थी उस एम्पायर में, साम्राज्य में, जिनको ब्लैक डॉट से मैप में जो है वो बताया गया है। तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र जो कि पटना कही जाती है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी। ये देयर वर सेवरल सिटीज़ थी, इस एम्पायर में कई सारी सिटीज़ थी। ठीक है, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, जिसको अभी हमने देखा मैप में।
तक्षशिला जो था वो एक गेटवे था टू द नॉर्थ वेस्ट। बखूबी आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के रीजन में तक्षशिला आता है और ये नॉर्थ वेस्ट का गेट था, यानी सारी जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, जो अफगानिस्तान का जितना भी रीजन है, यहाँ से ये पूरा एक गेटवे हुआ करता है। ठीक है, तो ये गेटवे हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट का, कौन सा, तक्षशिला, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप बखूबी देखते हैं कि सेंट्रल एशिया कौन सा आपका, ये उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो ये एरिया है, ये आपका पूरा सेंट्रल एरिया का है। आप मैप में आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि उज्जैन जो था वो एक रूट था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया का। उज्जैन आपका था ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला रूट था, यानी यहाँ से ट्रेडिंग सारी रूट थी और ये पूरी साउथ तक कवर करा करता था उज्जैन का रीजन। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज़। जो व्यापारी हुआ करते थे, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो अधिकारी तरीके से, और जो क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे, कारीगर, ये सब इन्हीं शहरों में रहा करते थे। ठीक है, एक नोट दे रखा है, ये देख लेते हैं कि द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैज बीन फाउंड मार्क्ड विद रेड डॉट्स। जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो रेड डॉट से दिखाए गए हैं। ठीक है, रेड डॉट से कौन कौन सी चीज़ें दिखाई गई हैं आप बखूबी देख सकते हैं, इसमें जितना भी दे रखा है सारा, ये लंपाका, कंधार, लंपाका, कंधार, और ये मनसेरा, ये शहबाजगढ़ी, कलसीन, मेरठ, तोपड़ा, बहापुर। तो ये सारी चीज़ें जितने भी रेड डॉट से दे रखे हैं नाम, ये सारे के सारे यहाँ पर आपको अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगे। दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर में ही इंक्लूडेड थे सारे के सारे। नहीं, आप देख सकते हैं कि अशोका का एम्पायर कितना फैला हुआ था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर अशोकन के इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ पर मिल रहा है पाकिस्तान में, यहाँ अफगानिस्तान में और बाकी सारे रीजन्स में। विच इंडियन स्टेट वर आउटसाइड द एम्पायर, और कौन सी इंडियन स्टेट्स थी जो इस एम्पायर के बाहर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स। कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर जो थे वो गाँव थे किसानों के, एंड हार्डर्स थे, जो चरवाहे थे, जो चराया करते थे जानवरों को अपने। कुछ एरियाज में सेंट्रल इंडिया के जंगल भी थे जहाँ पर लोग जो थे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को इकट्ठा करते थे, जानवरों को हंट करा करते थे। कुछ ऐसे रीजन्स भी थे। पीपल जो कि डिफरेंट पार्ट में थे ऑफ एम्पायर के स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोला करते थे जो इस एम्पायर के अंडर में आते थे। पूरा ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर अशोका का कवर करा हुआ है, तो सब लोग जो थे वो अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस को बोला करते थे। आप मैप में देख रहे हैं, ये मॉडर्न एम्पायर दे रखा है सारा का सारा। शोन द प्रिंसिपल सिटीज, सम ऑफ द प्लेसेस वर इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे यहाँ पे मिले हैं आपको। तो ये पूरा मॉडर्न एम्पायर से घिरा हुआ था। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग वो खाना खाया करते थे और अलग अलग तरह के वो कपड़े पहना करते थे। अब एम्पायर किस तरीके से डिफरेंट थे किंगडम से, इसी एक सवाल है। एम्पायर्स जो थे उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज की उनको ज़रूरत होती थी किंग के कंपैरिजन में, यानी पूरा साम्राज्य। देखो, साम्राज्य जो है वो कई सारी पूरी जगह, बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों से मिलकर बना हुआ है, और किंग जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया में अपना रूल कायम करता है। तो एम्परर को जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज मिला करते थे कंपेयर टू किंग्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि एम्पायर जो था वो किंगडम से बड़ा हुआ करता था, एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय द बिग आर्मीज, और उसको जो थी वो बड़ी आर्मी से प्रोटेक्शन भी लेनी पड़ती थी कि कहीं बाहर ही किसी जगह पे कोई हमला ना हो जाए। इसीलिए जो है वो फोर्टिफिकेशंस बनाए जाते थे, बड़े बड़े महल बना लिए गए थे ताकि हमले ना हो सकें, ऊंची ऊंची दीवारें थीं। सो ऑल्सो देयर नीड आर लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्सेस। अब जब जितना बड़ा शहर है तो उतनी ही ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वही जो है वो सारा टैक्स कलेक्शन करेंगे, जैसा कि हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन होता था उस टाइम पर भी। तो इस तरीके से एम्पायर जो है वो डिफरेंट है किंगडम से। एम्पायर को रूल कैसे करते थे, हमने पढ़ा तो है कि एम्पायर था स्थापित हुआ, और एम्पायर में पूरा चंद्रगुप्त एम्पायर जो थी पूरी डायनेस्टी चल रही थी, पूरा एम्पायर एक साम्राज्य स्थापित हुआ था। अब उस साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था, वहाँ पर रूलिंग कैसे होती थी, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एम्पायर बहुत बड़ा था, डिफरेंट पार्ट जो थे वो अलग अलग तरीके से रूल करे जाते थे। एरिया जो अराउंड पाटलिपुत्र का था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था ऑफ द एम्परर के, यानी कि उस शासक के, उस बादशाह के पूरे डायरेक्ट कंट्रोल में था पाटलिपुत्र का कुछ एरिया। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स, और इसमें जो थे वो ऑफिशियल्स अपॉइंट करे गए थे टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, फार्मर से, हार्डर से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से। यानी कि जो किसान थे, जो हार्डर्स थे यानी चरवाहे, जो भी कारीगर थे या जो भी व्यापारी थे, उन सब से जो था वो टैक्स कलेक्ट करा जाता था, और ये टैक्स कलेक्शन का काम जो थे वो ऑफिशियल्स करते थे, एम्परर के द्वारा जो अपॉइंट होते थे, जो उसी गाँव में और कस्बों में रहा करते थे उस एरिया में, ताकि आसानी से कलेक्ट हो सकें सारी चीज़ें। ऑफिशियल्स जो थे वो पनिश भी करते थे जो डिसोबे करते थे राजा के ऑर्डर को, रूलर्स के ऑर्डर को। जो शासक था अगर उसके ऑर्डर को कोई डिसोबे करता है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, ये तो सब जगह का कानून, नियम कानून है। कई सारे ऑफिशियल्स जो थे उनको तनख्वाह दी जाती थी, भाई काम करेंगे तो सैलरी तो चाहिए, फ्री में तो कोई काम आज के दौर में कोई नहीं करता, तो पहले भी नहीं करते हैं। मैसेंजर्स यानी कि जो संदेशवाहक हुआ करते हैं, मैसेंजर्स हम कहें, यानी जो पैगाम ले जाते हैं, यानी कि जो मैसेजेस जो हैं वो इधर से उधर लेके जाते हैं, मैसेज वेंट टू एंड फ्रो,
आना जाना होता है, संदेश उधर से आया, संदेश पूरे एम्पायर में हर जगह संदेश ही तो फैला करता है, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई उस जगह उस पर्टिकुलर एरिया में क्या काम चल रहा है, कौन सी चीज़ें कहीं डिसोबे तो नहीं कर रहा है, रूलर्स के कोई ऑर्डर को डिसोबे तो नहीं कर रहा है। जासूस भी रहा करते थे, कैप्ट वॉच एंड ऑफिशियल्स पे नज़र रखने के लिए जासूस रहा करते थे। भाई क्यों ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखने के लिए? इसलिए कि कहीं ऑफिशियल्स जो हैं वो धोखा ना देने हैं, वो किसी तरीके का फ्रॉड ना कर लें, जो जो उनको अथॉरिटी दी गई है ऑफिशियल्स को टैक्स कलेक्शन की, कहीं उसमें जो है वो कोई सेंध ना लगा दें कि भाई कलेक्शन तो आपका 1 लाख रुपए का हो रहा है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि 80,000 रुपये टैक्स कलेक्शन में, आप 20,000 रुपये आपने अपनी जेब में डाल लिए। तो इस सब बातों का पता करने के लिए जासूस लगाए हुए थे ऑफिशियल्स को ऊपर नज़र रखने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल। और जाहिर सी बात है स्पाइस को भी सारी इन्फॉर्मेशन, स्पाइस जो थे वो सारी इन्फॉर्मेशन देते थे किसको? राजा को भी। राजा के पास भी तो खबर पहुंचनी चाहिए, तभी तो वो राजा, वरना राजा किस बात का? अगर उसे पता ही नहीं कि उसकी प्रजा में क्या हो रहा है, उसके एम्पायर में क्या क्या हो रहा है, उसकी अगर उसको खबर ही नहीं, तो फिर वो किस बात का राजा? एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज द एमॉन विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द सीनियर मिनिस्टर्स। और उनकी हेल्प कौन करता था? एम्पायर की हेल्प जो करती थी वो रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स थे, कुछ सीनियर मिनिस्टर्स हुआ करते थे उसके रूल में, उनकी वो हेल्प लेता था बड़े बड़े डिसीजंस को लेने के लिए। पूरा एम्पायर चलाना कोई मजाक काम तो है नहीं, जैसे हमारी आपकी अभी इस समय जो एक मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, वो सब आपस में जो है वो एक दूसरे सलाह मशवरा सारी चीज़ें होती हैं, काउंसिल बैठती है, कमेटीज स्थापित होती हैं, बातचीत होती है, डिस्कशंस होता है, तब एक नतीजे पर पहुँचा जाता है। ठीक है, तो वैसा ही काम पहले हुआ करता था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस थे, कुछ और भी एरियाज थे और कुछ और भी जो थे वो प्रोविंसेस भी थे। ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन से। वो एरियाज जो थे वो प्रोविंशियल कैपिटल्स को रूल करा जाता था तक्षशिला और उज्जैन के रीजन से, जो कि हमने देखे अभी मैप में। हालांकि देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र से कुछ कंट्रोल रहता था, और रॉयल प्रिंसेस जो थे ऑफन सेंट एज अ गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। और क्या था? पूरा कंट्रोल तो था, पाटलिपुत्र से कुछ हद तक कंट्रोल रहता था, तो रॉयल प्रिंस जो थे वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, तो रॉयल प्रिंसेस को जो था वो गवर्नर्स के तौर पर उनको भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स जो थे वो प्रॉब्ली फॉलोड कर जाते थे, जो नियम कानून थे और जो लोकल कस्टम थे उनको फॉलो भी करा जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र से कंट्रोल होता था और रॉयल प्रिंसेस को गवर्नर बना के भेजा जाता था और लोकल कस्टम्स और जो रूल्स यानी जो नियम कानून थे वो फॉलो होते थे। साथ ही साथ देयर और वास्ट एरिया, बहुत बड़े बड़े एरियाज थे, बिटवीन इन सेंटर्स के बीच में बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। यहाँ पर मौर्यास जो थे वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, रोड और रिवर्स को भी, सड़कों को और नदियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जो कि एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का एक साधन था और कलेक्ट करने का एक साधन था रिसोर्सेज को, वेयर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। यानी जहाँ से भी टैक्स और कोई भी अगर ट्रिब्यूट मिल रहा है तो वहाँ से वो कलेक्शन करने में आसानी हुआ करती थी। तो वो नदी, सड़कें और नदियाँ जो थी वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करती थी ट्रांसपोर्टेशन का, ताकि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एज ए टैक्स के तौर पर या ट्रिब्यूट के तौर पर उनको कलेक्ट करा जा सके। भाई जाएंगे कैसे? अगर कहीं से आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हो, आप कहीं से जो आपको ट्रिब्यूट मिल रही है या गिफ्ट मिल रहा है आपको, तो उसको आप पहुँचाओगे कैसे राजा तक, एम्पर तक आप उसको कैसे पहुँचाओगे? भाई उस ज़माने में कहीं एयरप्लेन तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे जहाज़ हुआ करते हैं या सड़कें या बैलगाड़ी वगैरह जो भी सड़कों पर चलने वाली हूँ, तो उन्हीं के थ्रू था, तो उस पर भी थोड़ा बहुत इनका कंट्रोल रहता था। एग्जाम्पल के तौर पर जो अर्थशास्त्र है, जो जिसमें कुछ नियम कानून लिखे हुए हैं, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा लिखे हुए जो भी आइडियाज़ हैं वो इसमें जो मिलते हैं, तो उसी में कहना है कि अर्थशास्त्र जो है वो बताती है कि द नॉर्थ वेस्ट वो इंपॉर्टेंट था फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। अर्थशास्त्र बताती है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो मतलब नॉर्थ वेस्ट जो आपका एक तरीके से थोड़ा बहुत उधर का जो आपका अफगानिस्तान का, जो कि आपका तक्षशिला का जो रीजन पड़ता है, जो गेटवे है आपका, वहाँ जो था वो वहाँ से इंपॉर्टेंट थे क्या? ब्लैंकेट्स। और साउथ इंडिया में क्या थे इंपॉर्टेंट? साउथ इंडिया में आज भी देखेंगे गोल्ड और कुछ प्रेशियस स्टोन्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्थशास्त्र ने हमें बताया। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। तो ये पॉसिबल था कि वहाँ से ये रिसोर्सेज जो थे वो एज ए ट्रिब्यूट कलेक्ट करे जाते थे। एज अ ट्रिब्यूट मतलब एक तरीके से जो कहते हैं ना, हम एक श्रद्धांजलि देना, जो हम कहते हैं एक तरीके से ट्रिब्यूट देना, एक तरीके से गिफ्ट आप इसे कंसिडर कर सकते हो कि भाई गोल्ड और प्रेशियस स्टोन्स गिफ्ट किए जाते थे उन जगहों से। अब ट्रिब्यूट क्या चीज़ है इसको देख लेते हैं एक बार। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि टैक्सेस जो कि रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट होते थे, ट्रिब्यूट जो थे वो कलेक्टेड होते थे एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। यानी ट्रिब्यूट का मतलब ये था कि ये इनको कलेक्ट करा जाता था जब भी पॉसिबल होता था, लोग अपनी मर्जी से वैरायटी ऑफ थिंग्स जो थे वो कम या ज़्यादा करके विलिंगली, जैसा उनके मन में हो सकता था वो एक तरीके से दिया करते थे।
ठीक है भाई, मेरी खुशी है, मैं जो हूँ वो डोनेट कर सकता हूँ या मैं ट्रिब्यूट दे सकता हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है। अगली बार हो सकता है भाई मैं कुछ कम दूँ, हो सकता है अगली बार मैं ज़्यादा दूँ। तो यानी ये एक रेगुलर बेसिस पर नहीं था। ये अगर है आपके पास, अगर आपकी देने की इच्छा है, विलिंगली है आपके अंदर विलिंगनेस है देने की, तो आप दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप नहीं दे सकते। लेकिन टैक्सेस आपको देना ही देना है, रेगुलर बेसिस पर देना है आपको। तो ये डिफरेंट है, ट्रिब्यूट और टैक्सेस में ये डिफरेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन, कुछ जंगलों के इलाके भी थे, कुछ फॉरेस्ट रीजन भी थे, सॉरी, देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन, कुछ जंगली इलाके भी थे। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो ज़्यादा ये कम इंडिपेंडेंट थे, यानी कि तरीके से स्वतंत्र थे। स्वतंत्र जो था, उनकी स्वतंत्रता जो थी, वो इंडिपेंडेंसी जो थी, वो उनकी कम या ज़्यादा थी उन जगहों पर। जंगलों में किसी का कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था कि आप जंगलों से जो आपको हाथी मिलने, क्योंकि हाथी का इस्तेमाल होता था, जो लकड़ियाँ मिलती थी, जो शहद मिल रहा है, जो वैक्स मिल रहा था, वो आप मॉडर्न ऑफिशियल्स को जो है वो प्रोवाइड कराते थे। तो ये चीज़ कही गई है। तो फॉरेस्ट रीजन भी थे जहाँ पर लोग जो थे वो, उन पर कंट्रोल कुछ हद तक था, इंडिपेंडेंसी कुछ हद तक जो थी वो लिमिटेड थी। यानी कि कह भी सकते हैं कि हाँ इंडिपेंडेंट भी थे, और ये भी कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रोल होने के नाते जो था वो उनको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती थी और मॉडर्न ऑफिशियल्स को। अब हम बात कर लेते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, जो एक बादशाह था और उसकी जो कैपिटल सिटी थी। भाई कैपिटल सिटी तो पाटलिपुत्र थी, ये हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था। लेकिन इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। मैगस्थनीज एक एम्बेसडर था जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, चंद्रगुप्त की अदालत में। मैगस्थनीज नाम का एक ग्रीक जो था, ग्रीक रूलर ने उसको भेजा था, एक एम्बेसडर बना। ग्रीक रूलर का नाम था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया कौन सा कहलाएगा आपका रीजन? वेस्ट एशिया आपका रीजन जो कहलाएगा, जो आपके करीब ये यूरोप एरिया का जो बॉर्डर आता है ना, यूरोप, जहाँ पर आपको ज्योग्राफी में आपको बताया था कि जहाँ पर एल्प्स से डिवीज़न होता है आपका, एशिया और यूरोप का जो डिवीज़न होता है एल्प्स की पहाड़ियों से, वो आपका रीजन जो है वो वेस्ट कहलाएगा। वहाँ पर ग्रीक रूलर है जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उसने मैगस्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के चंद्रगुप्त के पास भेजा। मैगस्थनीज ने अपने अकाउंट में लिखा, यानी जो भी वो राइटिंग्स करा करते थे, जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते थे, उनको वो राइट डाउन करते थे। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी जो ट्रैवलर्स आए थे, जो टूरिस्ट आए थे, फैहेंग और जुएनजैंग, ये सब आए थे, इन सब ने अपने अपने नोट बनाए थे, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन रखी थी। तो वैसे ही मैगस्थनीज भी था, इसने भी अपना अकाउंट लिखा था और उसने जो भी देखा उसने उसको लिखा था। तो उसके डिस्क्रिप्शन में क्या मिलता है कि द ओकेजन्स ऑन विच एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, यानी ओकेजन्स, जिन ओकेजन्स पर बादशाह जो है वो अपीयर होता था, उनको सेलिब्रेट कराया जाता था बड़े ही धूमधाम तरीके से। बड़े बड़े मतलब जश्न हुआ करते थे और बड़ा बड़ा उत्साह के साथ जो थे वो सेलिब्रेशंस हुआ करते थे और राजा उनमें शिरकत दिया करता था। गोल्डन पैलेंक्विन होती थी, यानी कि पालकी, सोने की पालकी में वो महाराजा आया करते थे। साथ ही साथ जो थे वो उनके हाथी भी हुआ करते थे, जो डेकोरेट हुआ करते थे सोने और चांदी से। हाथियों को भी जो है वो चमकाया जाता था सोने और चांदी के आभूषण, उनके मतलब एक तरीके से जो भी उनका एक ड्रेस होती होगी जानवरों के ऊपर लगाने वाली, मतलब जिस तरीके से वो कहते हैं कि बैठने की जो कवरिंग ववरिंग होती होगी हाथियों के ऊपर, उनको भी जो है वो सोने और चांदी से वो सजाया जाता था। कुछ जो थे वो गार्ड भी थे जो कैरी करते थे ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। बड़ी आप एक इमेजिनेशन देखो, आप इमेजिन करके इसे सोचो कि सोने की पालकी आ रही है, हाथी सजे हुए हैं सोने और चांदियों में, गार्ड्स आ रहे हैं जिनके ऊपर जो साथ में पेड़ दिए हुए हैं एक तरीके से, और उस पर जो है वो बर्ड्स रह रही हैं। एक झुंड है पैरट्स का जो ट्रेंड करे हुए हैं, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई उन तोतों को, उनका एक झुंड है जो एम्परर के ऊपर जो है वो सर्कल लगा रहे हैं, सर के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। किंग जो है वो नॉर्मली सराउंडेड है आर्म्ड वुमेन से, देख रहे हैं आप, वुमेन से। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड मैन लगे होते हैं आज के दौर में, लेकिन किंग के टाइम पीरियड में आर्म्ड वुमेन्स थी, हथियारबंद महिलाएं थीं जो किंग को चारों तरफ से घेरे हुए रहती थीं। ही इज़ एफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, राजा डरे हुए थे कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे, कहीं उनको कोई मार ना दे। उनके स्पेशल सर्वेंट थे जो खाना टेस्ट करते थे राजा के खाने से पहले, कहीं खाने में जहर तो नहीं मिला है, पता चला राजा निपट जाए। ये इस तरीके के उनके उनके अंदर खौफ था, डर था। ही नेवर स्लीप इन अ सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट, 2 रातों से ज़्यादा वो एक बेडरूम में रुकते नहीं थे। 2 रातें इस बेडरूम में रुके तो 2 रातें किसी और बेडरूम में रुके, पता चला तीसरी रात में उनको कोई निपटा के चला जाए। तो एक डर था। हालांकि वो राजा थे, कहने के राजा तभी थे क्योंकि उनके चारों तरफ लोग थे जो उनको सुरक्षा दे रहे थे, वरना राजा तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कहीं कली को कोई कोई हत्या ना कर जाए। एंड अबाउट पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि मॉडर्न पटना है, उसके बारे में लिखता है कि दिस इज़ अ लार्ज, बहुत ही बड़ा और एक खूबसूरत शहर है।
सराउंडेड है मैसिव वॉल से, चारों तरफ इसकी ऊंची ऊंची दीवार देखने को मिलेंगी। 570 टावर हैं, 64 गेट हैं। हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरी के, यानी 2 और 3 मंजिला मकान बने हुए हैं, जो कि बने हुए हैं किससे, लकड़ियों से और ईंटों से, मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। राजा का जो महल है वो भी लकड़ी से बना हुआ है और डेकोरेटेड है स्टोन कार्विंग से, उसमें पत्थरों के ऊपर कार्विंग करी गई है, उससे सजावट है उसकी। चारों तरफ उसके बाग हैं और पूरी तरीके से जो है वो एनक्लोजर करा हुआ है बर्ड के साथ, यानी कि आपको पंछियों की आवाज़ें, चिरपिंग साउंड आपको उसमें वहाँ पर उनके राजा की तरफ मिलेगी। तो राजा की ये पूरी पाटलिपुत्र के बारे में बताया, पाटलिपुत्र के बारे में पूरी डिटेल दे रखी है कि पाटलिपुत्र मेगास्थनीज ने ऐसा जो था वो प्रेस्क्राइब किया, बताया है कि ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है उसने कि भाई ऐसा हुआ करता था पाटलिपुत्र। अब वही सवाल फिर से आ रहे हैं कुछ, जो अभी से हमने बॉक्स में देखे कि भाई वाई डू यू थिंक द किंग हैड स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड ही एट। मैंने आपको बता दिया, कहीं कहीं खाने में कोई जहर ना मिला दें, कहीं मार दें उसे। किस तरीके से जो है पाटलिपुत्र डिफरेंट है मोहनजोदारो से, चैप्टर 3 में हम देखेंगे। चैप्टर 3 में हमने इस चीज़ को नोटिस किया था, आपने अगर गौर से पढ़ा हो चैप्टर को और वीडियो मेरी अगर देखी हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पाटलिपुत्र और मोहनजोदारो में क्या डिफरेंस है। अशोका के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। एक यूनिक रूलर, काफ़ी जाना पहचाना, सब जानते हैं, उसका नाम सुना है हम लोगों ने अक्सर, ठीक है। मूवीज़ देखी है हमने अशोका की, अशोका के ऊपर मूवीज़ बनी हुई हैं। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर था अशोका, यानी कि ना दादा इतने प्रसिद्ध हुए, ना बिंदुसार पापा उनके इतने प्रसिद्ध हुए जितना अशोका प्रसिद्ध हुए। पहले रूलर थे जिन्होंने कोशिश करी थी टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहले राजा थे, रूलर थे, शासक थे, जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाया। और इनके इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं ये हमने अभी पीछे मैप में देखा। मोस्ट ऑफ द अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो लिखे हुए हैं प्राकृत लैंग्वेज में, वर इन प्राकृत, एंड वर रिटेन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोका के स्क्रिप्ट किस किस में, अशोका के जो मैसेजेस हैं वो कहाँ किस लैंग्वेज में मिलते हैं, एक प्राकृत में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ये नोट डाउन करने वाली बात है। अशोका का वॉर, अशोका ने एक युद्ध लड़ा था कलिंगा में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई। भाई यूनिक रूलर रहे हैं तो कब्जा करा है तो लड़ाइयाँ युद्ध विद्ध तो करे होंगे, तो उस युद्ध में एक कलिंगा का वॉर है, बहुत ही फेमस वॉर है, उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। कलिंगा जो कि एक एंशिएंट नेम है कोस्टल ओडिशा का, आपने उड़ीसा का कलिंगा स्टेडियम सुना होगा, कलिंगा स्टेडियम। ये कलिंगा स्टेडियम जो है वो इसी कलिंगा के नाम पे पड़ा हुआ, जो कि एक एंशिएंट नेम है कोस्टल ओडिशा का। मैप 5 पेज नंबर 63, मैप 5 और पेज नंबर 63 पर आपको मिल जाएगा कलिंगा। कलिंगा कहाँ पर है, उड़ीसा के, ये है, ये आपका उड़ीसा, आपने पॉलिटिकल मैप देखा होगा इंडिया का, तो उड़ीसा कहीं हमारा यहीं कहीं आता है इसी कोस्ट पे, तो ये है आपका कलिंगा, ठीक है। इसी कलिंगा की बात कर रहे हैं। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा, कलिंगा को जीतने के लिए उसने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, उसने यहाँ पर युद्ध करा। सो हॉरिफाइड था जब उसने देखा इतना वायलेंस और ब्लड शेड, इतना हिंसा और इतने ब्लड शेड उसने देखा, तो वो एकदम हॉरिफाइड हो गया। दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, तो उसने डिसाइड किया कि वो जो है अब से कोई जंग नहीं लड़ेगा। मतलब उसको एक बड़ी ही दुख हुआ, बड़ा उसे एक बुरा फील हुआ कि यार इतने लोग मर गए, कहते हैं लाखों लोगों की हत्या हुई थी, लाखों लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से वो इस तरह की खूंरेजी देख के थोड़ा सा जो है उसके अंदर एक बुरा फीलिंग आई, लगा उसे प्रायश्चित हुआ कि यार क्या हो गया इस युद्ध में, और बहुत ही बड़ी हिंसा हुई है और इतने लोग मारे गए हैं, तो उसने डिसाइड करा कि अब जो है वो कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो वो ओनली किंग था इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, यानी युद्ध जीतने के बाद उसने जो था वो गिव अप कर दिया। वो ऐसा गिव अप करने वाला पहला हिस्ट्री का ये किंग रहा है अशोका, ठीक है। उसके अंदर एक तरीके से दया की भाव आया कि यार इतने लोग मर गए और इतने युद्ध में लोग घायल हुए, इतने मर गए हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तो भैया मैं अब जो है वो युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। क्या कहते हैं अशोका की इंस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब करते हैं कलिंगा के वार को, अभी जो कलिंगा में जो युद्ध उसने करा था और जीता, और जीतने के बाद उसे जो प्रायश्चित हुआ, उसके बारे में अशोका की इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, अपनी एक इंस्क्रिप्शंस में वो डिस्क्राइब करता है। 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग वन कॉन्कर्ड कलिंगा, 8 ईयर आफ्टर बिकमिंग किंग वन कॉन्कर्ड कलिंगा, कलिंगा को उसने 8 साल की लड़ाई के बाद जीता। अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, करीब 1 लाख 1.5 लाख लोग जो थे वो उनको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, और करीब जो थे वो 1 लाख लोग वो मारे गए, यानी करीब क्या कि 1.5 लाख लोगों को कैप्चर कर लिया गया, बंदी बना लिया गया, और 1 लाख लोग जो है वो उसमें मारे गए। इसकी वजह से जो है वो मुझे सौरों में फील हो गया, मुझे बड़ा उदास, मैं उदास सा हो गया। और क्यों, वैन एवर एक इंडिपेंडेंट लैंड जब एक कॉन्कर करी जाती है, लाखों लोग मरते हैं, कई सारे लोग जो है वो प्रिजनर बन जाते हैं, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स भी मारे जाते हैं, लोग जो कि काफ़ी काइंड होते हैं, जो बड़े दयालु होते हैं अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड के प्रति, टू देयर स्लेव्स, अपने गुलामों के प्रति, अपने सर्वेंट के प्रति वो मारे जाते हैं,
और अपने चहितों का नहीं, अपने अपने प्यारे लोगों को वो खो देते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सैड, मैं इसलिए उदास हूँ। ये बताया भाई कलिंगा के वार में अशोक ने कि अशोक को क्या फील हुआ कलिंगा के वार में, और उसने डिसाइड किया कि वो धम्म ऑब्जर्व करेगा, टू टीच अदर्स अबाउट एज वेल, और वो बताएगा भी लोगों के बारे में कि भाई युद्ध से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। लाखों लोग मरते हैं, हज़ारों लोग घायल होते हैं, कई लोग बंदी बनते हैं, कई फैमिलियाँ बर्बाद होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, महिलाएं विधवा हो जाती हैं। तो ये सारी बातें यानी कि उसको जो ऑब्जर्व उसने किया कलिंगा की वॉर में, उसको उसने बताया और उसने कहा कि मैं धम्म को ऑब्जर्व करूंगा और लोगों को भी बताऊंगा इसके बारे में। मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को जीतना धम्म के थ्रू जो है वो ज़्यादा बेटर है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कॉन्कर करो, यानी आप किसी चीज़ पर ज़बरदस्ती काबिज हो जाओ, कब्जा कर लो उसके साथ, उसको जीत के उसको हरा के। इससे बेहतर है आप धम्म का पालन करके लोगों के दिलों को जीतो। ये अशोका ने कहा कि मैं इसको बताऊंगा। ये बिलीव करते हैं अशोका कि धम्म को आप फॉलो करेंगे वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप युद्ध करके आप किसी ज़मीन को, इंडिपेंडेंट ज़मीन को कब्जा करें। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, मैं इन मैसेजेस को, अपने इन संदेशों को जो है वो इंस्क्राइब कर रहा हूँ भविष्य के लिए, जिससे कि मेरा बेटा और मेरा जो ग्रैंडसन है आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वार, वो जो है युद्ध के बारे में ना सोचें। यानी कि जिस तरीके से मैंने युद्ध को त्याग दिया, उसी तरीके से मेरे इन मैसेज के ज़रिए से मेरा जो बेटा है, जो मेरा ग्रैंडसन है, वो जो है युद्ध के बारे में ना सोचें, और बजाय दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म, और ये सोचे बल्कि ये किस तरीके से धम्म का जो है वो, आप धम्म को जो है वो स्प्रेड करना है, धम्म को स्प्रेड करना है। हाउ डिड कलिंगा वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। ठीक है, ये एक सवाल है जो यहाँ पर नजर आया, जिसमें बताया उसने सारी फीलिंग्स को अपनी बताया कि भाई उसे क्यों बुरा लगा उस कलिंग वॉर के बारे में। धम्म क्या है? धम्म जो है वो एक प्राकृत वर्ड है और फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। धम्म जो है वो धर्म का संस्कृत टर्म, जो संस्कृत टर्म है धर्म, उसका ये प्राकृत वर्ड है धम्मा, यानी कि धर्म का पालन करना। कलिंगा में अशोक ने जो है वो धर्म का पालन करने की शुरुआत करने की बात कही थी, जो कि धर्म जो है वो संस्कृत टर्म है और जिसका प्राकृत मीनिंग निकल कर आता है धम्म। ठीक है, आगे जो है क्या है अशोक का धम्म, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये इतना पार्ट जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस बखूबी समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में जल्दी। थैंक